स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन डोमेन रेंज के हो भी गए, आज भी कुछ करेंगे। क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं हल्के से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आता श्योर है, वो जरूरी भी है और एग्जाम में भी आता है, नॉलेज के लिए भी जरूरी है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, टाइम पहले ही ज़्यादा हो गया। क्वेश्चन में प्रिंट थोड़ा हल्का है इसमें। इन्होंने एक सेट ए डिक्लेयर किया, मैं लिख के बताता हूँ। 9, 10, 11, 12, 13 ये आपका सेट ए। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू एन। एन कहते हैं नेचुरल नंबर्स को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसे एन कहते हैं। डिफाइंड बाई एफ इमेज ऑफ एन इज हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ स्मॉल एन है ये, ऑफ स्मॉल एन। जो नंबर यहां पर लिखा है वही है ये, दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए। फाइंड द रेंज ऑफ एफ। इन्होंने रेंज ऑफ एफ आपसे डिमांड कर दी। क्वेश्चन में लाइट प्रिंट है, उसके लिए बॉदर मत करना, मैंने नीचे लिख दिया सही। मॉडल स्कूल 2010 और 2012 में आया हुआ क्वेश्चन। रेंज की डिमांड, रेंज का मतलब है y की वैल्यू, f ऑफ n की वैल्यू को रेंज कहते हैं, fx की वैल्यू को रेंज कहते हैं। यहाँ पे अगर बोले ना y इक्वल टू f ऑफ n, तो y की वैल्यू को रेंज और n की वैल्यू को डोमेन कहते हैं। तो डोमेन तो सेट A है, सेट ऑफ सम नेचुरल नंबर विच इज गिवन हियर। तो डोमेन तो क्लियरली A है। n को कहते हैं को डोमेन, इसे डोमेन, इसे को डोमेन। रेंज हमें निकालनी पड़ती है, तो रेंज निकालिए। f इमेज ऑफ 9, n की वैल्यू 9 पुट कर दो, f इमेज ऑफ 9 आने लगेगी। तो दैट इज हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9। बेटे बता सकते हो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9? सर यस, बिल्कुल सही है। 9 के फैक्टर कर दो, 3 इंटू 3, और उनमें जो प्राइम हो बता दो। हाईएस्ट प्राइम, तो हाईएस्ट प्राइम 3 इटसेल्फ, ये है f ऑफ 9। अब देखिए f ऑफ 10, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 होगा ये। और ये नंबर कहां से ले रहे हैं? डोमेन से। f function is valid for domain elements, so we are using domain elements here. 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 2, अब 5, यस 2 इंटू 5 होते हैं ना, तो 2 इंटू 5 में जो प्राइम फैक्टर है वो 5 है, यस और 2 भी प्राइम है लेकिन वो हाईएस्ट नहीं है। f इमेज ऑफ 11, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11 कौन होगा? 11 इटसेल्फ। और क्या, 11 का तो कोई फैक्टर होता ही नहीं, खुद ही फैक्टर है ये। f12, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12, सर 3, यस 3, 2 जा 6, 2 जा 12 किए जाएंगे। तीनों प्राइम है बाय चांस, लेकिन ये हाईएस्ट प्राइम है। आप चलते हैं f इमेज ऑफ 13, हाईएस्ट 13 हो जाएगा ऑफ 13, यस दिस विल बी 13 इटसेल्फ। और ये fx की वैल्यू जाए ना ये राइट साइड में, इन्हीं के सेट को रेंज कहते हैं। तो रेंज आपकी आ जाएगी 3, 5, 11, अगेन 3 दोबारा नहीं लिखते सेट के अंदर, फिर 13, ये आ गया। 12 छूट गया, देखो सारा सेट ए आ गया वापस।
ऑलमोस्ट वैसे 9 की जगह 3 आया हुआ, 10 की जगह 5 आया हुआ, 11 सेम, 12 की जगह 11 आ गया, 13 सेम आ गया, कोई एलिमेंट सेम आ गए। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स में भी फर्क है, 1 2 3 4 5 है, इसमें 4 है क्योंकि एक एलिमेंट रिपीट हो गया था इसलिए। तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में रिलेशन एफ जी आर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। इसमें ना एफ और जी दो रिलेशन इन्होंने दिए फंक्शन की फॉर्म में। आपको पता ना कि ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, फंक्शन दिया हुआ रिलेशन बोला हुआ, कोई गलती नहीं की इन्होंने, क्योंकि ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस, बताया हुआ मैंने। तो ये रिलेशंस बोला हुआ तो सही है, तो फंक्शन फॉर्म में फंक्शन ही है, वैसे उन्होंने रिलेशन बोला तो रिलेशन बोला, कोई बात नहीं। शो दैट एफ इज ए फंक्शन, यस, इनमें से एफ तो रियली फंक्शन है और जी देखने में फंक्शन, लेकिन जी फंक्शन नहीं है। एक्स बीइंग होल नंबर, आप एक्स की वैल्यू लोगे तो 0 1 2 3 एटसेट्रा जो भी रिलेवेंट वैल्यूज होंगी, होल नंबर है, 0 वैल्यू ली जा सकती है, या जो भी रिलेवेंट वहां हो जो सही करे सूट करे वो लिया जाएगा। आपको प्रूव करना है कि इसमें एफ तो फंक्शन है लेकिन जी फंक्शन ही नहीं है। ऐसी क्या बात है जी के साथ जो ये फंक्शन ही नहीं है? तो इसे देखने के लिए हमें एफ एक्स और जी एक्स को प्रॉपर तरीके से टेबुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब ये पता लगेगा कि एफ इज ए फंक्शन, जी इज नॉट ए फंक्शन, जबकि दोनों एक से दिख रहे हैं। देखो बेटे ध्यान से, एक्स स्क्वायर एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 3, इधर भी लिखा है एक्स स्क्वायर एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 2, फिर 3x एक्स लाइज बिटवीन 2 एंड 10, केवल थोड़ा सा फर्क है, 3 की जगह पर मुझे लगता है 2 लिखा है, और कोई फर्क एफ और जी में नजर नहीं आता। फिर भी दोनों फंक्शन होने का चांस भी है, लेकिन कोई वजह है जिससे एफ फंक्शन है जी फंक्शन नहीं है। देखो हम लोग इसकी एनालिसिस करेंगे। पहले हम एफ एक्स को कैच करते हैं, एक टेबल जैसी ड्रा करते हैं, उस टेबल से ही आप पकड़ सकते हो कि एफ फंक्शन है कि नहीं। पहले एफ को बताता हूं कि एफ इज ए फंक्शन। आप एक्स की वैल्यू लिखो, पहले तो एक्स की वैल्यू लिखिए कितनी, 0 2 3, ध्यान देना एक्स की वैल्यू 0, यहां ऊपर हमने टॉप पे ना एक्स लिख दिया, 0 फिर 1 2 3, एक्स की हमने 3 वैल्यूज लिख दी, 0 1 2 3 के लिए एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स इस एरिया में इन 3 वैल्यूज के लिए एफ एक्स रहेगा एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है इस एरिया में। अब तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो इसका एक्स स्क्वायर का रिजल्ट क्या आया, ध्यान देना थोड़ा सा। एक्स की वैल्यू 0 डाल दो तो 0 आया, एक्स की वैल्यू 1 डाल दो तो 1 स्क्वायर, 2 डाल दो तो 2 स्क्वायर, 3 डाल दो तो 3 स्क्वायर। वो एक्स की वैल्यू, और इस एरिया में एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, और इसलिए 0 1 4 9 3 वैल्यूज को टेकअप करेगा। अब एक्स सेकेंड ब्रांच को देखो, ये सेकेंड वाली ब्रांच, इसमें एक्स की वैल्यू 3 से लेकर 10 तक है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, चलो यहां लिख दिया। इनके लिए एफ एक्स की वैल्यू 3x है, एफ एक्स की वैल्यू 3x है। इस बॉर्डर के आगे एफ एक्स की वैल्यू 3x चलेगी, इस बॉर्डर के पहले एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर चलेगी। अब देखना x की वैल्यू 3, तो एफ एक्स की वैल्यू 3 3 जा 9, 3 के लिए वैल्यू 9 आई, और 4 के लिए वैल्यू आएगी 3 4 जा 12,
5 के लिए वैल्यू आएगी 3 5 जा 15, 6 के लिए वैल्यू आएगी 3 6 जा 18, 7 के लिए वैल्यू आएगी 3 7 जा 21, 8 के लिए वैल्यू आएगी 3 8 जा 24, 9 के लिए वैल्यू आएगी 3 9 जा 27, 10 की वैल्यू 3 10 जा 30। ये fx की वैल्यू वो मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया 0 1 4 9, ये नीचे ज्यादा अच्छा लगता, वहां लिख दिया तो गलत नहीं है, वहां भी सही है। ऐसे देखो ये अब अच्छा लगने लग गया थोड़ा टेबल। तो इसको ना f को आप लिखिए कार्टेशियन फॉर्म में, देखे रहे ना f को कार्टेशियन, x इज 0 तो fx इज 0, तो ये से लिखा जाएगा 0 0, x इज 1 तो y इज 1, यस, x इज 2 तो y इज 4, fx की वैल्यू को y कहते हैं और x तो x है ही है 2 4। फिर आएगा 3 9, 3 9 के बाद अगेन 3 9, 3 9 दूसरा मतलब सेम पेयर है अगेन ये, और इसलिए इसे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर अगला आएगा 4 12, 5 15, नेक्स्ट आएगा 6 18, नेक्स्ट 7 21, 8 24, 9 27, 10 30। ये एफ आपका फंक्शन है कि नहीं बेटा? थोड़ा आपको नॉलेज है, अगले दिन दी थी मैंने थोड़ी नॉलेज। दिस एफ इज ए फंक्शन और नॉट, केवल रिलेशन बन के रह गया कि फंक्शन है। याद आया कुछ? अच्छा मैं बताता हूं, फर्स्ट एलिमेंट्स को देखो, कोई फर्स्ट एलिमेंट रिपीटेड है क्या? फर्स्ट एलिमेंट्स को देखो, नो सर। कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीटेड नहीं है, इसलिए ये फंक्शन है, अगले दिन बताया था मैंने। Yes, ये sir. फंक्शन सो बिकॉज एज लिखना है, यहाँ पे लिखता हूं एज नो फर्स्ट एलिमेंट्स आर रिपीटेड, नो फर्स्ट एलिमेंट इज रिपीटेड, एक भी जगह पर वहां रिपीटिशन नहीं है, इसलिए एफ फंक्शन है। एक जगह रिपीटिशन आने वाला था वैसे 3 9, अगेन 3 9, तो 3 9 3 9 सेट थ्योरी में सेट में 2 बार लिखने का कोई फायदा नहीं होता। एक 3 9 होता तो दूसरा 3 15 होता तो भी लिखना था, लेकिन बिल्कुल सेम पेयर है तो हमने 2 बार फिर इसको नहीं लिखा। अब हम दूसरा फंक्शन जी को स्टडी करते हैं। एफ तो फंक्शन निकल गया क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं है। अब हम जी की स्टडी करते हैं। जी एक्स ये सामने आ गया आपके, और हम लोग उसको भी टेबलर फॉर्म में लिखेंगे, तभी पता लग पाता है रिपीटिशन है कि नहीं। ओके, इसके लिए भी सिमिलर टेबल, यहाँ पे मैं एक्स लिखूंगा, इधर लिखूंगा फिर जी एक्स, ठीक, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक, 0 1 2, 2 के बाद ना बॉर्डर जैसा डाल दीजिए, क्योंकि उसके बाद gx की डेफिनेशन बदल जाएगी। इस एरिया के लिए gx की वैल्यू x स्क्वायर है, जो कि यहीं कहीं यहाँ पे लिख दी अब की बार, यहाँ ये लो, यहाँ पर gx की वैल्यू x स्क्वायर है, इस बॉर्डर तक gx आपका x स्क्वायर रहेगा, इस बॉर्डर के आगे gx बदल जाएगा, gx will remain x square for x equal to 0 1 and 2, x lies between 0 and 2। अब देखना gx will be 3x now for x lying between 2 and 10। 2 को दोबारा लिखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिख दी। और इस एरिया के लिए gx की वैल्यू 3x रहेगी। याद रखना, ये मैं छोटा छोटा यहाँ gx इक्वल टू 3x लिख देता हूं।
अब मैं वैल्यूज लिख रहा हूं। एक्स इज 0 तो जी एक्स का मतलब यही वाई होता है, 0 स्क्वायर। एक्स इज 1 तो वाई इज 1 स्क्वायर, एक्स इज 2 तो वाई इज 2 स्क्वायर। इसके बाद x की वैल्यू 2 तो gx की वैल्यू 3x। यहां पर कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। 2 के साथ 6, 3 के लिए 9, 4 के लिए 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। तो इसमें हम G राइटिंग की पोजीशन में आ गए हैं। G इज दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको लिखिए 0, 0, 1 1, 2 4, 2 6, 3 9, 4 12, 5 15, 6 18, 7 20, 2 6, हाँ सब लिखिए, 7 21, 8 24, 9 27, 10 and 30। ठीक है। अब आप बताओ, G इज Not a function. नॉट ए फंक्शन। क्यों? सर 2 रिपीट हो रहा है। 2 6 रिपीट हो गया। बिल्कुल सही बोला। G इज नॉट ए फंक्शन एज फर्स्ट एलिमेंट इज रिपीटेड, फर्स्ट एलिमेंट्स आर रिपीटेड इन 2 4, नो ओके सर, सिर्फ 2 ही हो रहे हैं ना रिपीट। हाँ तो फर्स्ट एलिमेंट मतलब ये सही नहीं है? सही तो है। नहीं सर ठीक है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट्स, फिर आर तो सही है वर्ड, क्योंकि 2 जगह रिपीट हुआ ना, तो बाकी फर्स्ट। सर आपने आर बोलने से मुझे लगा आप ज्यादा लिखने वाले हो। अच्छा कोई बात नहीं। फर्स्ट एलिमेंट्स 2 हो गए तो मैंने फर्स्ट एलिमेंट, और वहां वो लिखा था नो फर्स्ट एलिमेंट इज रिपीटेड, वहां ठीक लिखा था नो फर्स्ट एलिमेंट इज रिपीटेड, यहां लिख दिया फर्स्ट एलिमेंट्स आर रिपीटेड। ओके, सो वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये खुद भी 2010 3 मार्क, सारे रिलेवेंट अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो आप, इनको प्रैक्टिस में रखोगे तो सिमिलर क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाला है। ये केवी 2012 में क्वेश्चन आया, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में ये नहीं है, लेकिन ये आया था तो करना है, इस पैटर्न है नहीं एनसीईआरटी में आपकी में। ठीक है, तो थोड़ा सा लर्न करते हैं। लेट आर बी ए फंक्शन from z to z, r is a function from integer to integer। z आपको पता है 0 प्लस माइनस 1 ऐसा होता है, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 है, इंटीजर टू इंटीजर। इसकी डोमेन भी इंटीजर, इसकी को डोमेन भी इंटीजर, डिफाइंड बाय, और डेफिनेशन इन्होंने दी, r इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर। इसे ना ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, coordinate of a point ordered pair such that a b are integers and a minus b is also integer। ऐसे इस तरह इन्होंने लिख के दिया अपना रिलेशन आर लिखा ना, लेट रिलेशन आर बी ए फंक्शन। अच्छा फंक्शन लिखा, ठीक है, रिलेशन भी है फंक्शन भी है, उन्होंने फंक्शन बोला तो फंक्शन है, रिलेशन कह देते तो रिलेशन है। ओके, शो दैट फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जेड द फॉलोइंग थिंग हैपन। जेड, ये जो ए क्या बी भी यहाँ लगाया वो भी जेड होगा, इंटीजर होगा, यहाँ तो बाहर की तो कोई
बात ही नहीं हो रही है। सारे ए बी सी भी यूज किया इन्होंने आगे ना यहाँ, तो फॉर ऑल ए बी सी इनको लिखना चाहिए था फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जेड। किसी ने क्वेश्चन बनाया लेकिन गड़बड़ कर दिया थोड़ा। ऑल दिस हैपेंस, ए बी सी इंटीजर्स हैं, इनके लिए 1 2 3 थिंग्स आपको प्रूव करके देंगे। तो हम इन थिंग्स को प्रूव करने चले, इनको आपको बताएं। उससे पहले मैं एक बात आपको याद दिलाता हूं, इस रिलेशन का, इस फंक्शन का मीनिंग बताता हूं, क्योंकि मीनिंग इसमें यूज होगा। मीनिंग याद करो, देखो मैं लिख रहा हूं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज इंटीजर, ए बी बीइंग इंटीजर्स, वो अंडरस्टूड है। ए बी बिलोंग्स टू जेड लिखना जरूरी नहीं है बार बार, यहाँ सेट जेड टू जेड चल रहा है, बाहर की कोई बात ही नहीं। ए बी सी डी जो भी यूज होंगे वो सब के सब इंटीजर होंगे। तो हमने एक बड़ी मतलब ब्रॉड सेंस में बात लिख दी कि ए बी इस आर में बिलोंग कब करेगा, जब ए माइनस बी इंटीजर होगा। जो ए माइनस बी इंटीजर नहीं तो ए बी रिलेशन आर में बिलोंग भी नहीं करता, फंक्शन आर में बिलोंग भी नहीं करता। ए माइनस बी का इंटीजर होना जरूरी है। ठीक है, इस सेंटेंस में किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो बेटा। मैंने इसको देख के नीचे लिख दिया, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन एक और है आगे, तो उसमें आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। 2 क्वेश्चन हो जाएंगे एक टाइप के, वो दूसरा वाला भी किसी एग्जाम में आया हुआ। नंबर 1 देखो, अब हम प्रूव करने चलते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है ना, शो दैट, देखो ये कह रहा है शो दैट ए बिलोंग्स टू आर। आपको प्रूव करना है कि ए कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर वाली बात जो है ना ये ट्रू है, ये शो करना है। उसी को जो शो करना है उसी को हमने यहां कॉपी कर दिया। अब ये ए बिलोंग्स टू आर वाली बात तब ट्रू होगी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस ए बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि ये फार्मूला है इस क्वेश्चन का। इस फार्मूले को आप अप्लाई करके ट्रू फॉल्स असर्टेन करिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर तभी होगा जब ए माइनस बी इंटीजर होगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर तभी होगा जब ए माइनस ए इंटीजर होगा। क्या ए माइनस ए इंटीजर है? 0 इज इंटीजर और नॉट? बेटे कोई सर जवाब इट नहीं। इज इंटीजर। 0 तो प्योर इंटीजर, यहाँ सामने लिखा है, इसको ही देख लिया करो। 0 1 -1 2 -2 इंटीजर तो होते हैं, 0 इज इंटीजर। 0 इंटीजर है तो ये बात क्या हो गई? ट्रू हो गई। और ये अगर ट्रू हो गया तो इधर वाला भी ट्रू हो गया, क्योंकि ये उसी से एसोसिएटेड है। आपने बोला ना दिस इज ट्रू इफ दैट इज ट्रू। अब वो चीज ट्रू है तो ये भी अपने आप ट्रू हो गया। तो फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का ए बिलोंग्स टू आर प्रूव हो गया। बी डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट को देखना क्या कहता है। ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइड बी ए बिलोंग्स टू आर। ये कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर से स्टार्ट करिए और कहता है बी ए बिलोंग्स टू आर पर फिनिश कर दीजिए। ये कह रहा है ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइड बी ए बिलोंग्स टू आर वाली बात ट्रू है कि नहीं है। तो हम इसकी बीच में हमने जगह छोड़ दी ना, वहां एनालिसिस करेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब बी ए बिलोंग्स टू आर होता है क्या। क्या हम ए बी को इंटरचेंज कर सकते हैं? तो देखना, दिस ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए माइनस बी इज इंटीजर। ए बी बिलोंग्स टू आर का डायरेक्ट मीनिंग है ए माइनस बी इज इंटीजर। अच्छा ये बताओ 2 - 3 इंटीजर है तो 3 - 2 इंटीजर होगा क्या? यस यस सर। सर होगा। तो a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस ए भी इंटीजर होगा, और b माइनस ए इंटीजर हो गया तो बी ए बिलोंग्स टू आर हो गया। a को b और b को a कर तो दिया आपने। तो इन दिस केस a b बिलोंग्स टू आर रियली इंप्लाइज b a बिलोंग्स टू आर। सो
fact is proved. Therefore, we have seen that AB belongs to R implies BA belongs to R. ठीक, नॉट ओनली इम्प्लाइड, अगर हम इम्प्लाइड बाई का ऐसे साइन लगा दें तो भी सही है, आई डबल एफ के साथ सही है, ये डबल सही है। उन्होंने केवल इम्प्लाइज लगा के दिया वहां क्वेश्चन में, तो हमने इम्प्लाइज, आप चाहें तो ये ना डबल इम्प्लाइज साइन लगा सकते हो कि दिस इम्प्लाइज दैट एंड दैट इम्प्लाइज दिस, आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। हालांकि जो क्वेश्चन में साइन लगाओ वही आप लगा देना, वो मेरी एडवाइस है। यहां तो ये डबल साइन, डबल इम्प्लाइज हम लगा सकते हैं। थर्ड पार्ट देखो बेटे, थर्ड क्वेश्चन इसका, इस पेज को हटा के तब थर्ड क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा। ये है इसमें थर्ड पार्ट, ये देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। थर्ड पार्ट में ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, यहां से तो स्टार्टिंग करना, और ए सी बिलोंग्स टू आर आंसर लाना। मैं आई डबल एफ लिख देता हूं, ए सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज लगा दो, इफ लगा दो, इफ एंड ओनली इफ लगा दो, या डबल इम्प्लाइज लगा दो, सब से सिमिलर है इस क्वेश्चन के लिए। वैसे तो इनमें फर्क होता है। ए बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग क्या है बताओगे बेटा? ए बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग, A minus B belongs to R. ए माइनस बी इज इंटीजर, और बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब है बी माइनस सी इज इंटीजर। अब देखो आपको पता है क्या लाना है, ए सी बिलोंग्स टू आर। ए सी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग बताओ पहले तो, जो लाना है टारगेट है ये अपना, टारगेट का मीनिंग क्या है? A A minus minus C belongs to integer. यस, ये टारगेट है, और वहां पर आप आ चुके हो, तो बीच में क्या लिख दूं जो ये टारगेट अचीव हो जाए, बीच की लाइन, कैन यू थिंक ऑफ द लाइन हियर, जो ये जस्टिफाई हो जाए, गैप फिल हो जाए। आपको देखो एक मिनट, ये बी है ना, इसे रास्ते से रिमूव करना है। अब आप बताओ, ए माइनस बी इंटीजर है, बी माइनस सी इंटीजर है, जो इंटीजर्स को ऐड करने से इंटीजर आता है कि फ्रैक्शन आता है? Integer. इंटीजर आएगा। 5 और 3 को ऐड करोगे तो 8 आएगा, फ्रैक्शन थोड़ी ना बन जाएगा। तो Yes. ये इंटीजर इंटीजर्स को ऐड करने से भी इंटीजर आएगा। ये देखो इंटीजर आएगा, बी से बी कट गया, और ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड, जिसका मीनिंग है ए सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये थर्ड फैक्ट भी आपने जस्टिफाई कर डाला, प्रूव कर डाला। ठीक है बेटे, कोई डाउट हो आप हमें बिल्कुल फ्रीली पूछिए, बताऊंगा। और डाउट ना हो तो इनकी खूब प्रैक्टिस करिए, जो ये ग्रिप में आ जाए। ठीक है, हाँ। स्कूल में इसी के आसपास वो सिखाएंगे, या सिखा रहे हैं, पहले से स्कूल लगा हुआ तो यही चीज सिखा रहे हैं वो। इससे ज्यादा कोई नहीं, इससे ज्यादा सीखता सिखाता कोई नहीं, खूब सिखा रहा हूँ। देखो ना कितने लेक्चर हो गए एक ही चैप्टर में, 2 चैप्टर है वैसे, ये सेट्स अलग है, रिलेशन फंक्शन अलग है, तो खूब अच्छी तरह, कहीं भी इररिलेवेंस नहीं है कि वैसे ही सिखा रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज बढ़ रही है ना, एग्जाम में आएगा, तो वो चीज नहीं है। ये खुद केवी 2016 में आया हुआ अच्छा सा क्वेश्चन, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9B देखिए बेटे, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट जेड। अच्छा, अब की बार तो इन्होंने फंक्शन नहीं बोला, रिलेशन ही कह दिया। ये रिलेशन, ऐसे वाले क्वेश्चन है ना, ये रिलेशन लिखना अच्छा लगता है, बाकी वो फंक्शन लिख दे तो अच्छा है, कोई बात नहीं। पर इनमें इस तरह के ABC जो प्रूव करते हैं ना 1 2 3, इनमें रिलेशन कहना ज्यादा अच्छा होता है। तो आर इज ए रिलेशन ऑन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। ऑन द सेट जेड का मतलब है आर इज रिलेशन फ्रॉम जेड टू जेड, जेड टू जेड। आप ये भी कह सकते हो आर इज सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। ये सब बातें हमने बताई हुई है रिलेशन सिखाते टाइम। डिफाइंड बाई, अब यहां इन्होंने डिफाइन कर दिया,
ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए माइनस बी एज इवन इंटीजर। अपने आप अंडरस्टूड है, इंटीजर होगा इवन, और क्या, यहाँ इंटीजर्स की तो बात ही हो रही, सेट जेड पर डिफाइंड है। ये चीज लास्ट टाइम हमने सेट के अंदर से निकाली थी, इस बार इन्होंने डायरेक्ट लिख के दी हुई है, ए बी बिलोंग टू आर इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज इवन। ये रिलेशन की डेफिनेशन है आपके। शो दैट, अब इनका स्टार्ट हो गया, शो दैट नंबर 1 ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, यहां पे क्या लिखूं आप बताओ बेटा पहले तो, ए बिलोंग्स टू आर, जैसे ए बी बिलोंग, ये है, ये फार्मूला है अपना, और उस फार्मूले में बी को ए लिख दो तो आंसर क्या आएगा, ए माइनस ए बिलोंग्स टू इज इवन ना, उसी को सिंपली कॉपी कर दो। ये देखो, ये फार्मूला है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी बिलोंग्स टू आर का ये मीनिंग है, तो ए बिलोंग्स टू आर का ये मीनिंग हुआ। अब ये जो मीनिंग है वो ट्रू है कि फॉल्स, वो आपको देखना है। 0 इज इवन, ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स। 0 इवन नंबर है बेटे, ट्रू। 1 ऑड है, 2 इवन है, 3 ऑड है, 3 ऑड है, 4 इवन, 5 ऑड, ऐसे होता है ना, 1 3 5 ऑड होते हैं, और 0 2 4 6 ये इवन होते हैं। ओके, तो ये इवन, ये ट्रू हो गया, इधर वाला भी क्या हो गया, ट्रू। चलो फर्स्ट तो प्रूव हो गया, सेकंड प्रूव करने चलते हैं। सेकंड में इन्होंने लिख रखा है, देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, तो इसको भी करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर से स्टार्ट करके ना बी ए बिलोंग्स टू आर तक फिनिश अगर कर दिया तो ये क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। अब ए बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग बताओ बेटा। ए माइनस बी बिलोंग्स टू इवन। हाँ, ए माइनस बी इज इवन, अपनी तरफ से कुछ लगाया नहीं, ये है, कॉपी करो। ए माइनस बी इज इवन, और जो ए माइनस बी इवन होगा, जैसे 6 माइनस 4 कैसा है, इवन, तो 4 माइनस 6 कैसा होगा, ऑड होगा कि इवन? सर इवन। यस, इवन नंबर वो होता है जिसमें 2 का डिवीजन लग जाए, आंसर चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव। तो 6 माइनस 4 इवन है, तो 4 माइनस 6 भी इवन होता है। ए माइनस बी इवन है, तो बी माइनस ए इज ऑल्सो इवन, और बी माइनस ए इवन का मतलब है बी ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए बी को आपने बी ए बना दिया, ए बिकम्स बी, बी बिकम्स ए, तो ए बी बिलोंग्स टू आर से स्टार्ट करके बी ए बिलोंग्स टू आर पे फिनिश कर डाला, इसलिए रिलेशन आर आपका ये इस क्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। क्या है क्वालिटी? ए इज फ्रेंड ऑफ बी, तो बी इज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ ए। सिमिट्री कहते हैं इसको, सिमिट्रिक रिलेशन। देखो, ए इज रिलेटेड टू बी, तो आंसर आया बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। ये पहले वाले में क्या था? ए रिलेटेड टू ए इटसेल्फ, ए खुद से रिलेटेड है। ए इज फ्रेंड ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ, यू आर फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ। ये इसमें क्या है? ए इज फ्रेंड ऑफ बी, तो बी इज ऑल्सो फ्रेंड ऑफ ए। सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसा नहीं है कि ए इज फ्रेंड ऑफ बी बट बी इज एनिमी ऑफ ए, वो नहीं है। तो ये सिमेट्री कहते हैं इसको। आपको सिमेट्रिक वर्ड जानने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया ये ना +2 के में पहले फर्स्ट चैप्टर में ये सिखाते हैं। रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कि यू आर फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ। सिमेट्रिक रिलेशन कि ए इज फ्रेंड ऑफ बी, तो बी शुड बी फ्रेंड ऑफ ए। अब थर्ड है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये देखो, एक वर्ड मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है, पर वो इतनी तेजी से फेमस वर्ड है ना कि मेरे पे आ नहीं गया तो मैंने बता दिया। थर्ड पार्ट, ओके, थर्ड पार्ट में कहता है, देखो,
A is friend of B, B is friend of C, तो A must be friend of C। ये बात आपको प्रूव करके देनी है। अब देखना थर्ड पार्ट यहाँ, AB belongs to R and BC belongs to R से स्टार्ट करके आपका डेस्टिनेशन ये है AC belongs to R, यहाँ पे पहुंचना है। A is friend of B and B is friend of C, तो A must be friend of C। यहां तक आपको जाना है, पहुंचना है, चलना है। अब ए बी बिलोंग टू आर का मीनिंग क्या है? सर ए माइनस बी इज इवन। यह सबकी बार तो याद किया आपने, बहुत अच्छा बेटा। ए माइनस बी इज इवन चल रहा है और बी सी बिलोंग्स टू आर। सर बी माइनस सी इज इवन। बी माइनस सी इज इवन। अच्छा, इवन नंबर्स को जब ऐड करें ना, जैसे 4 और 8 को ऐड करें तो आंसर भी इवन आता है। सम ऑफ इवन नंबर से इवन। तो बी को रास्ते से हटाने का तरीका, इनको ऐड करो तो ये ए माइनस बी इवन, बी माइनस सी इवन, तो इनका जो सम करेंगे ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज ऑल्सो इवन। बी से बी कट गया, ए माइनस सी इज इवन का डायरेक्ट मीनिंग है ए सी बिलोंग्स टू आर। ए माइनस सी इवन है तो ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। तो ए रिलेटेड विद बी एंड बी रिलेटेड विद सी से स्टार्ट करके ए रिलेटेड विद सी आपने आंसर ला दिया, तो रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव वर्ड आपको याद नहीं करना है, वो मेरे से बोलना पड़ता है मुझे, ठीक है ना? ओके, ये क्या है? ए इज फ्रेंड ऑफ बी, तो बी इज फ्रेंड ऑफ सी, मस्ट इंप्लाई ए इज फ्रेंड ऑफ सी। अगर ए सी फ्रेंड है तो उसको बोलेंगे रिलेशन ट्रांजिटिव है, अगर नहीं है तो बोलेंगे नहीं, रिलेशन में ट्रांजिशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है। इसमें मूवमेंट है इस रिलेशन में। ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए, तो इसको कहते हैं ट्रांजिशन है इसके अंदर, तो इसलिए इसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। थर्ड वाले को ट्रांजिटिव, सेकंड वाले को सिमेट्रिक, फर्स्ट वाले को रिफ्लेक्सिव कहते हैं। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटे कोई डाउट पूछ सकते हो आप? नो सर। ओके, सो वी मूव टू दिस क्वेश्चन नंबर 10। मॉडल स्कूल 2009 और 12 में आया हुआ क्वेश्चन। लेट एफ बी इक्वल टू दिस। बहुत कुछ इसने लिखा, मैं इसका मीनिंग बताता हूं। एफ इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। इस तरह फंक्शन को रीड किया जाता है जरूरत पड़ने पर, हमेशा नहीं। अब इसमें जरूरत है मैं कुछ, तो मैंने बताना स्टार्ट कर दिया कि एफ इमेज ऑफ 1 इज 1, इसका ये मीनिंग है। और आगे चलते हैं, एफ इमेज ऑफ 2 इज 3। अगर हम दूसरे को देखें तो एफ इमेज ऑफ 2 वो 3 है। अगले को देखें तो एफ इमेज ऑफ 0 इज -1। बेटे वॉइस कट रही है कि अभी ठीक है? सर ठीक है। एफ इमेज ऑफ -1 इज -3। ये इन्होंने दिया हुआ है, क्योंकि वो जो प्रिंट है ना थोड़ा सा लाइट, जिसे मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ठीक करने की। हाँ, अब आ गया सही। ओके, अब सीधा। सो एफ इज 1 1 2 3 एंड ऑन बी ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। लीनियर फंक्शन वो होता है जो इस फॉर्म का हो ना, जिसमें 2 डिग्री 2 पावर ना हो, ए एक्स प्लस बी फॉर्म का कोई भी फंक्शन ना लीनियर बोला जाता है। ये लीनियर है, और इस लीनियर इसे बोलते हैं जिसमें 1 डिग्री हो, और क्वाड्रेटिक बोलते हैं 2 डिग्री को। क्वाड्रेटिक कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्वाड्रेटिक कहते हैं, और क्यूबिक कहते हैं ए एक्स क्यूब या 3 डिग्री बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसे होता है। तो इसे लीनियर कहते हैं 1 डिग्री वाले को।
तो इन्होंने बोला लीनियर फंक्शन फ्रॉम z टू z, इंटीजर टू इंटीजर, डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू mx प्लस सी। इन्होंने तो अपनी डेफिनेशन भी दी दी, यही लीनियर फंक्शन है, देखने में लीनियर है क्यों नहीं है, f(x) इज mx प्लस सी। आपका मेन सोल्यूशन इधर रहता है, राइट साइड में मैं रफ वर्क बताया करता हूं हमेशा, ठीक है, ये एग्जाम में प्रेजेंट नहीं किया जाता है, आपको नॉलेज के लिए जरूरी होता है। तो f(x) इन्होंने mx प्लस सी लिख दिया, बोल दिया फॉर सम इंटीजर्स m एंड c फाइंड f(x)। आपसे कहता है f(x) की प्रॉपर वैल्यू निकालो। m और c क्या है, कांस्टेंट अननोन्स है, m और c अननोन्स है, इनकी वैल्यू निकालो। किसके बेस पर, ये ऊपर जो लिखे इनके बेस पर, ये वैल्यू निकालो इनकी है। तो ध्यान से देखो, f(x) इन्होंने दिया mx प्लस सी, तो x की वैल्यू 1 पुट कर दो, f(1) m इंटू 1 प्लस सी। तो f(1) क्या दिया इन्होंने, 1, तो 1 इक्वल टू m प्लस सी, तो m प्लस सी इक्वल टू 1। ये आपको एक इक्वेशन मिल गई। इस एक ही रिजल्ट से एक इक्वेशन मिल गई, सेकेंड रिजल्ट से एक और मिल जाएगी, थर्ड से और भी मिलेगी, फोर्थ से और, जबकि हमें 2 ही रिलेशन की जरूरत है, जरूरत 2 की है MC निकालने के लिए, 2 रिलेशंस की जरूरत है। इन्होंने 1 2 3 4 सो मेनी रिजल्ट्स दिए हुए हैं। NCERT का क्वेश्चन है ये, NCERT का क्वेश्चन जो कि मॉडल स्कूल में आया हुआ। अब ये तो एक बात हो गई। अब यहां इसमें ना x को 2 पुट करिए, f(2) इज इक्वल टू 2m प्लस सी। f(2) क्वेश्चन ने दिया हुआ है 3 इक्वल टू 2m प्लस सी। साइड्स को इंटरचेंज कर लो, 2m प्लस सी इक्वल टू 3। इक्वेशन 1 को इसके पास लिख के सॉल्व कर लो, m और c आ जाएंगे। mc की वैल्यू को जब यहां पर पुट करोगे ना स्टार नंबर में, तो आपका f(x) तैयार हो जाएगा। ये कहते हैं फाइंड f(x)। तो इसके नीचे ना इसे ले आओ 1 को, m प्लस सर m की वैल्यू 2 है। यस, 1 मिनट रुकना बेटा, आप ठीक बता रहे हो। माइनस करो माइनस करो माइनस करो, ये देखो 2m माइनस m, 3 माइनस 1 2। m की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, से 2 में पुट कर दे या 1 में पुट कर, 1 और इजी है, 1 में पुट कर दो। 1 हम याद दिला दें, m प्लस सी इक्वल टू 1, इसमें m की वैल्यू 2 प्लस सी इक्वल टू 1, c इज 1 माइनस 2, c आपका आ गया -1। तो f(x) क्या था, mx प्लस सी था, वो बन गया 2x माइनस 1। तो ये देखिए f(x) की वैल्यू तैयार हो गई। अब आप अपना डाउट पूछ सकते हो बेटे। सर मुझे ये समझ नहीं आया कि जब हमने f की वैल्यू 2 फिट की, सर तो वो 2m क्यों आ गया वहां पे? क्योंकि यहाँ देखो, वो तो इजी बात है, इधर आ जाओ। f(x) इक्वल टू mx प्लस सी, ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब है f(2) इक्वल टू m इंटू 2 प्लस सी, उसी को 2m प्लस सी कहते हैं। तो पर फिर 3 कहाँ पे आएगा, जैसे f(2) की वैल्यू 3 दी हुई है। f(2) की वैल्यू 3 दी है तो 3 लिख दी मैंने ऊपर। f(2) की वैल्यू फिर इन्होंने दी आगे ना, f(2) की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, वो देखो ऊपर लिखी हुई है, बिल्कुल टॉप पर भी लिखी है, वैसे मैंने दोबारा यहाँ लिखी थी। यस सर। f इमेज ऑफ 2 इज 3। ओके सर। और कोई डाउट पूछो बेटा। ओके, वैसे तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, पर इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी दिया ना, f(0 -1, f(-1 -3), इनका यूज ही नहीं हुआ।
आप चाहें तो इन्हें वेरीफाई कर सकते हैं कि राइट है कि रॉन्ग है। मतलब इन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, आप यहां से वेरीफाई कर सकते हो कि ये राइट है कि रॉन्ग है। एक मिनट रुकना, इन्होंने एक्स्ट्रा वहां दिया हुआ है f(0) -1 दे रखा है, f(-1) -3 दे रखा है। तो देखो ये राइट है कि रॉन्ग, यहाँ पे यहां से पता लग जाएगा। जो आ गया ना आंसर, उस आंसर में f(0) इक्वल टू 2 × 0 - 1, देखो है कि नहीं ट्रू। या क्या करा दिया, ऑब्जर्व। एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हो, ऑब्जर्व। f(-1) को भी वेरीफाई करो, f(-1) आएगा 2 × -1 -1 -2 -1 हो गया -3, ट्रू। ये भी f(0) उसने जो एक्स्ट्रा दिए थे वो भी इनके वेरीफाई कर दिए कि हमारा आंसर उन्हें सेटिस्फाई करता है, कंट्राडिक्शन में नहीं है। ठीक है, वैसे एक्स्ट्रा आइए, आंसर वहां आ गया, पर वो उन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है ना, तो उसको वेरीफाई कर दिया, थोड़ा ठीक रहा, अच्छा रहा कि उन्होंने जो दे रखा वो राइट भी है कि रॉन्ग है उनका, वो चेक कर दिया। यू आर हियर, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन रेंज में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन पूछ दी क्वेश्चन ने। अब देखना, सारे मैथमेटिक्स के अंदर ना डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये कहता है फंक्शन की डोमेन निकालो। डोमेन के लिए देखो, इसमें फंक्शन में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स की एवरी वैल्यू पॉसिबल है। एक्स की वैल्यू को डोमेन कहते हैं, तो एक्स की वैल्यू चाहे 1 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर रूट इसके अंदर है नहीं। एक्स की वैल्यू 1 लिख दो, 2 लिख दो, 100 लिख दो, मर्जी है वो लिख दो, केवल वो वैल्यू नहीं लिखनी जिनसे डिनोमिनेटर 0 हो जाए। डिनोमिनेटर 0 करना अलाउड नहीं है सारे मैथमेटिक्स के अंदर। तो देखते हैं हमारा डिनोमिनेटर 0 कब कब होता है। डिनोमिनेटर इज 0 when x² - x + 12 is 0, 6 2 = 12, x² - 6x - 2x + 2, 12 = 0। x कॉमन, x - 6, इन दोनों में -2 कॉमन, x - 6 = 0। x - 6 आउट, इन अदर फैक्टर x - 2 is 0, x - 6 0 और x - 2 0, x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 2। तो डिनोमिनेटर इज 0 एट 2 प्लेसेस। इन 2 प्लेसेस पर डिनोमिनेटर 0 है। ये x की वैल्यू 6 हम इसमें नहीं लिखने देंगे आपको। f(x) में ना x की वैल्यू यहाँ नीचे 6 नहीं लिखने देंगे, क्योंकि उससे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। और 2 नहीं लिखने दूंगा, बाकी चाहे 100 लिख दो चाहे 50 लिख दो, हमारा f(x) कैसा है, वेल डिफाइंड, गुड। प्रॉब्लम कहां पर है, 2 पॉइंट में प्रॉब्लम है। तो अभी देखो ऐसे बोलोगे, f(x) इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड अच्छा नंबर है कहने का मतलब, वेल डिफाइंड फॉर ऑल x इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। कोई भी रियल x हो हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन 2 जगह ऑब्जेक्शन है भी। तो वो 2 पॉइंट r में से माइनस करो, -2, 6, और x की वैल्यू को डोमेन कहते हैं, और x कोई भी वैल्यू ले सकता है यहां से। तो ये जो लिखी हुई है ना इधर, इसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। कि जहां x की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड डोमेन। तो सेट ऑफ दोज वैल्यूज, ये देखो डोमेन r - 2, 6, ये डोमेन। अब इसको इंटरवल फॉर्म में लिखोगे तो अच्छा लगेगा। तो इंटरवल फॉर्म में लिखने का तरीका देखो, यहां समझाता हूं। ये आपका -∞, यहां +∞, ये पूरी रियल लाइन है। इसमें से 2 को निकाल दीजिए, तो 2 को मार्क कर दो और निकाल दो। 6 को निकालना है तो 6 को मार्क कर दो।
अब देखो मैं आंसर लिख रहा हूं r-2 को इंटरवल फॉर्म में क्या कहते हैं, -∞ से लेकर 2 तक, ओपन रखना, ओपन इंटरवल, यूनियन 2 से लेकर 6 तक, फिर से यूनियन 6 से लेकर इन्फिनिटी तक। आप ये ऊपर वाला बोलो या ये नीचे वाला, दोनों सेम है बेटा, समझो, डाउट पूछो। इसको इंटरवल फॉर्म में लिखने का ये तरीका है। और ये डोमेन हो गई, बस आंसर आ गया। डोमेन के लिए यही देखना होता है कि हमारा फंक्शन कहां पर डिफाइंड है, मतलब फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। यही 2-3 फैक्ट हैं, इनको ध्यान में रखते हुए डोमेन रेंज निकाले जाते हैं। एक्स की वैल्यू को डोमेन, वाई की वैल्यू को रेंज कहते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी हाफ ईयरली एग्जाम में आया था, मॉडल स्कूल या केवी हाफ ईयरली एग्जाम में आया था। तो वो क्वेश्चन है, एफ एक्स इज 1 + x / 1 - x, शो दैट दिस इज इक्वल टू 1/2। इसकी वैल्यू 1/2 प्रूव करनी है बेटे। तो इसमें ना एफ एक्स यूज है, ये एक और चीज यूज है, f(x²). तो मैं यहीं पर क्वेश्चन के साथ ही f(x² बता दूं। पहले आप बताओ बेटे f(x² क्या होगा। एफ एक्स इज गिवन, तो व्हाट इज f(x²)? देखो एफ एक्स क्या है, 1 + x / 1 - x। ध्यान दो सभी। हाँ जी बिल्कुल। देखो x की जगह पर अगर मान लो एरोप्लेन लिख दूं ना, या एरोप्लेन, f(एरोप्लेन), तो आंसर आएगा 1 + एरोप्लेन / 1 - एरोप्लेन। तो ये तो सिर्फ x² लिख रहा हूं। मैंने बताया भाई एरोप्लेन अगर अलाउड है तो वो भी लिख दो। तो ये आ जाएगा 1 + x² / 1 - x²। ये f(x²) लिख दिया। अच्छा, f(x² और f(x)² में फर्क है। ये f(x)² है, f(x)² बता देता हूं मैं साथ का साथ। f(x)² ये तो इसी चीज का स्क्वायर होगा, 1 + x / 1 - x का होल स्क्वायर होगा बेटा, समझो। ये f(x)² है और ऊपर वाला f(x²) है। इस क्वेश्चन का पर्पज यही है कि आप f(x²) और f(x)² में फर्क समझें। लेफ्ट हैंड साइड चूज की जाए। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड मैंने चूज कर ली, f(x) * f(x²) / 1 + f(x) का होल स्क्वायर। आगे चलता हूं, बी वेरी केयरफुल। f(x) की वैल्यू वो है 1 + x / 1 - x। f(x² की वैल्यू वो यहां से लिख दो, ये 1 + x² / 1 - x²। 1 + f(x)² ये वाला कॉपी कर दो, 1 + x / 1 - x²। अब थोड़ा फ्रैक्शन लेंदी हो गई, थोड़ी हार्ड सी हो गई, और हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इसको। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप नाउ। ये हमने एक बड़ी सी लाइन बना दी, 1 - x * 1 + 1 - x², ये इंटू है। तो ऊपर वाले में तो प्रॉब्लम नहीं है, प्लस जब होता है ना तब एलसीएम लेना होता है। इंटू वाले में तो कोई तकलीफ ही नहीं। देखो ऐसे लिखिए आप, 1 - x यहां लिख दो, 1 - x² के 2 फैक्टर होते हैं। कोई बता सकता है 1 - x² के 2 फैक्टर? 1 + x 1 - x। यस, और 1 - x² के 2 फैक्टर सब लोग याद करो, 1 + x * 1 - x।
अच्छा, ऊपर 1+x ओके है, कुछ करना नहीं है आपको। 1+x² भी ओके है, उसमें फैक्टर वैक्टर का कोई चांस है नहीं, देयर इज नो फैक्टर देयर। न्यूमरेटर हमने सेट किया। डाउट हो तो फ्रीली फ्रैंकली पूछना, मैं साथ का साथ बता दूंगा, ठीक है। मान लो किसी को फैक्टर नहीं आते तो आप नोटिस में लाओगे ना, तो यहाँ आधा मिनट 30 सेकंड लगते हैं बताने में, कुछ नहीं होता, आप पूछना, ठीक है। यहाँ 1 के नीचे देखो 1 है, तो डिनोमिनेटर को मैं सेट कर दूं पहले थोड़ा। ये है 1+x², ऊपर होल स्क्वायर अलग और नीचे 1-x² अलग, ऊपर और नीचे के होल स्क्वायर अलग अलग होंगे, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज। ऊपर देखना 1+x और 1+x डिलीट भी हो गया, अब रह गया 1+x²। डिनोमिनेटर में 1-x इंटू 1-x इज 1-x होल स्क्वायर। ये तो हो गया ऊपर का अरेंजमेंट। अभी नीचे वाला ये अरेंजमेंट करने को रह गया, ये वाला। तो इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं कि 1 के नीचे 1 है। इस 1 का और 1-x होल स्क्वायर का एलसीएम ले लो, तो 1-x होल स्क्वायर एलसीएम हो गया 1-x होल स्क्वायर इंटू 1, इट इज दिस। फिर 1 इंटू 1+x होल स्क्वायर इज दिस। 1-x होल स्क्वायर गेट्स कैंसल। दिस इज इक्वल टू 1+x² फाइन। 1-x होल स्क्वायर को ओपन कर दो, 1-x होल स्क्वायर 1+x² माइनस 2x। 1+x होल स्क्वायर को ओपन कर दो, 1+x² प्लस 2x। कोई स्टूडेंट को होल स्क्वायर वगैरह कोई फार्मूला अगर नोटिस में नहीं है, क्लियरली पूछना, बता दूंगा। एक बार जरूर बता देंगे, अगली बार अपना याद कर लेना। अब आगे चलता हूं। 1+x² ओके, 1+1 हो गया 2, x² प्लस x² इज 2x²। 1+x² फाइन, 2 नीचे कॉमन लो, 1+x²। 1+x² और 1+x² कैंसल, 1/2। दैट इज द राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। बेटे अब डाउट पूछ लो। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, ये डोमेन रेंज का बिल्कुल साफ दिखता है, और देखो कितना इंपॉर्टेंट है। 2008, 10, 11, 14 और मॉडल स्कूल 2010, उधर केवी का था, केवी 2014-15 में ये आया, और जब ये दोनों नहीं आए तो कोई और आया होगा, मतलब एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ABC 3 क्वेश्चंस हैं। अब मैं नंबर ए जो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कराता हूं, जिसे fx कहते हैं उसी को y कहते हैं। स्क्वायर रूट x माइनस 1, y इक्वल टू fx इक्वल टू रूट x माइनस 1। आपको निकालना है डोमेन। डोमेन कहते हैं x की वैल्यू को। तो योर fx इज वेल डिफाइंड, डोमेन निकलने लग गई, वेल डिफाइंड, गुड फंक्शन, रियल फंक्शन। इफ के आगे कोई फिलिंग करा सकता है बेटा? इफ के आगे मैं क्या लिख दूं, थोड़ा बताओ। अच्छा, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है ना, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बस स्क्वायर रूट की एक ही शर्त है कि स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 1। हाँ जी बेटा, आपने ज्यादा अच्छा बताया। आप थोड़ा इतना ही बताते, x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बस इतना चाहिए था मुझे। स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, 0 अलाउड है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव और
जीरो, जीरो तक चल जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ जीरो इज वेल डिफाइंड, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड। ये इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में इसे लर्न करोगे, लेकिन ये सारे चैप्टरों में अलाउड नहीं है। इस चैप्टर में तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, रियल फंक्शंस होते हैं ना हमारे, इसलिए तो इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हमें अवॉइड करना होता है। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो गया, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन एक्स की वैल्यू को डोमेन कहते हैं, और एक्स क्या है, ग्रेटर देन 1, तो आया क्लोज्ड 1 ओपन इन्फिनिटी। बस इतनी सी बात लिखने के आपको नंबर मार्क्स मिलेंगे बेटे। 4 मार्क तक का आया, देखो मॉडल स्कूल में 4 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ, 2 मार्क आपको इतने 2 लाइनों 2 मार्क मिलेंगे, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, अब बात हुई रेंज की, डोमेन तो हो गई। फॉर रेंज, चलो रेंज स्टडी करता हूं। y इज इक्वल टू अंडर द रूट x माइनस 1, क्योंकि इसमें बहुत ही लीनियर, एक्स स्क्वायर भी नहीं है, लीनियर फंक्शन है बिल्कुल, तो एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका सबसे जो अच्छा तरीका है वो है एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, वो इसका सबसे सही तरीका होता है। एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई एंड देन ट्राई टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज डिफाइंड, ठीक है। और कभी कभी जैसे वैसे भी आ जाता है, क्योंकि ये एक्स के अंदर ना केवल एक्स स्क्वायर है ही नहीं बिल्कुल, तो ये डायरेक्टली क्या है, पॉजिटिव है। बाय कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, वो तो है क्लियरली। फिर कभी कभी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्शन भी आया करते हैं, जो कि इसमें तो नहीं है, पर मैं और बताता हूं। दोनों साइड स्क्वायरिंग करूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1, स्क्वायरिंग कर दी, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई बन गया। अब बाय ये जो x की वैल्यू है ये हमेशा रियल रहेगी, चाहे y की कोई भी वैल्यू डाल दो, नेगेटिव वैल्यू डाल दो, पॉजिटिव डाल दो, स्क्वायर रूट डाल दो, स्क्वायर रूट 2 डाल दो, मतलब y स्क्वायर प्लस 1 एक बहुत अच्छा नंबर है। स्क्वायर रूट नहीं आया, यहाँ कुछ नहीं आया, देखो तो हमने क्या किया, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y वेरेवर पॉसिबल, टू फाइंड द रेंज। y की वैल्यू सर्च कर रहे हैं, तो y की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसलिए आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे, नहीं तो ये तो नेगेटिव को भी ये एक्सेप्ट कर रहा है इक्वेशन। तो x इज वेल डिफाइंड, x इज वेल डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, वेल डिफाइंड फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर हो जाती, लेकिन y पॉजिटिव है, तो इसलिए हमें मजबूरी में पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। वैसे तो y की -3 भी यहाँ वैल्यू लिखो तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन y नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन y स्क्वायर रूट के आगे ना पॉजिटिव साइन डालना, तो स्क्वायर रूट के आगे पॉजिटिव साइन हो तो वो नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए रेंज ऑफ द फंक्शन इज क्लोज्ड 0 ओपन इन्फिनिटी। बेटे समझ में आ गया? सर एक डाउट है मेरा। बोलो, पूछो। सर ये जो आपने एक्स इज वेल डिफाइंड के आगे उल्टा ए लिखा है, इसको क्या बोलते हैं? थोड़ा तेज बोले। सर जो आपने एक्स इज वेल डिफाइंड के आगे उल्टा ए लिखा है, उसको क्या बोलते हैं? एक्स इज अच्छा, ये साइन, ये ना, यस सर। ये 2 साइन होते हैं अपने मैथमेटिक्स में, एक वी लगा के ना ऐसे कट कर देते हैं, इसको कहते हैं फॉर ऑल। इतना ही है वैसे। फॉर ऑल का यहां पर मीनिंग है फॉर ऑल बाई रियल्स, लेकिन रियल तो है पर पॉजिटिव होना चाहिए, तो बाई पॉजिटिव हो और सारे पॉजिटिव बाई, चाहे बाई की वैल्यू 0 हो या 1 हो या 5 हो या 9 हो, तो फॉर ऑल लिख दिया। फॉर ऑल बाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है बाई कैन बी 0, बाई कैन बी 1 2 3 4 5, बाई कैन बी स्क्वायर रूट 2, बाई कैन बी स्क्वायर रूट 3। तो ये है फॉर ऑल का साइन। और एक साइन अपना होता है ऐसा, ऐसे ई ना उल्टी ई बना देते हैं, देखो ये वाला साइन है, इसे देयर एग्जिस्ट्स कहते हैं।
मैथमेटिक्स के अंदर ये दो पॉपुलर साइंस है, फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट्स। ठीक है, जब तक हम लोग इनको यूज करते रहते हैं, कुछ खास बात नहीं है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, कोई भी नई चीज दिखाई पड़े आप फौरन पूछना, हमारे रूटीन में है तो कभी कभी कई बार भूल जाते हैं बताने में, तो आपको नई चीज मालूम पड़े तो फौरन पूछना है। ये देखिए बी पार्ट, इसका डोमेन रेंज बतानी है, एफ एक्स इज मॉड एक्स माइनस 1। अब जो मॉडुलस फंक्शन है वो x की एवरी वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। मॉड फंक्शन तो मतलब ऑलवेज डिफाइंड होता है, तो यहां पे आपने यही बोलना पड़ेगा, एफ एक्स इज वेल डिफाइंड। जैसे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पर वो स्क्वायर रूट नहीं है, मॉड है। मॉड के अंदर सारे नंबर चल जाते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो एफ एक्स इज वेल डिफाइंड फॉर ऑल एक्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। कोई भी एक्स हो, 0, 1 हो, 1/2, सबके लिए हमारा मॉड एक्स माइनस 1 डिफाइंड है। और इसलिए इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गई। और रेंज के लिए y और एफ एक्स सेम होते हैं, मॉड एक्स माइनस 1। वैसे तो हम लोग करते हैं एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ y, लेकिन मॉड के अंदर ये लीनियर फंक्शन है। आपको पता है इसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। मॉड की वैल्यू या तो 0 होगी नहीं तो पॉजिटिव होगी, इसलिए इसमें एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ y की जरूरत आपको नहीं है। और वो थोड़ा हैवी लेंदी वर्क, बेकार का वर्क है, जरूरत यहाँ है नहीं। जरूरत होती तो बताता, मैं मॉड को खोलता सिखाता आपको, पर यहाँ नीड बिल्कुल नहीं है। मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज राइट। तो रेंज आ गई y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्लियरली, इसको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। और इसलिए रेंज की वैल्यू हो गई 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ y नॉट नीडेड हियर। अब पूछो डाउट बेटा। सो वी कैन मूव टू इट। सी पार्ट को देखें, ये रहा सी पार्ट। इसमें एफ एक्स इन्होंने दे रखा है 1 माइनस मॉड एक्स माइनस 3। आपको पता है मॉड एक्स माइनस 3 वेल डिफाइंड फॉर ऑल एक्स। नेगेटिव करोगे तो वो भी वेल डिफाइंड, 1 को ऐड करोगे तो वो भी डिफाइंड। तो हम बोलेंगे एफ एक्स इज वेरी वेल डिफाइंड फॉर ऑल एक्स इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक्स की वैल्यू √2 भी डालोगे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर होता तो स्क्वायर रूट के अंदर √2 माइनस 3, ये गलत हो गया क्योंकि √2 माइनस 3 नेगेटिव नंबर है, तो ये गलत हो गया, इसका सेंस नहीं है √2 माइनस 3। लेकिन ये रूट नहीं है, ये तो मॉड है, और मॉड के अंदर चाहे स्क्वायर √2 लिखो चाहे स्क्वायर √3 लिखो। तो इसलिए डोमेन ऑफ द फंक्शन सेट ऑफ रियल नंबर। अब बात हुई रेंज की, तो रेंज स्टडी करा देते हैं बेटे। रेंज बाई की वैल्यू को रेंज कहते हैं। तो अभी देखो रेंज निकलेगी बड़े आराम से, फॉर रेंज। थोड़ा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। y इज 1 माइनस मॉड x माइनस 3। y की वैल्यू निकालूंगा धीरे धीरे। अच्छा, y की वैल्यू को रेंज कहते हैं। वैसे तो रेंज निकालने के लिए एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y होता है, पर ये मॉड को हम जल्दी खोलना नहीं चाहते। मॉड बिना खोले काम चल जाए तो अच्छा है। तो देखना, मॉड को बिना खोले काम चला देते हैं। मॉड x माइनस 3, मॉड x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमें y ढूंढना है, तो y का इतना पार्ट हमने सर्च कर भी दिया, y का इतना पार्ट हमने बता भी दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है।
अब इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, माइनस मॉड एक्स माइनस 3, वो लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटे। क्यों? इनइक्वालिटी में कभी भी नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेटर लेस बन जाता है, याद करो इस फैक्ट को। इनइक्वालिटी का आपके कोर्स में ना चैप्टर भी है, और आपके पास उसके वीडियोज हैं, उनको देखिए, ये चीजें आपको नोटिस में आ जाएंगी बेटा। इजी चैप्टर है बहुत वो। तो ये चीजें उसमें बिगिनिंग में ही लिखी हैं, जो वीडियो आपको हमने शेयर किए हुए हैं आपके साथ। किसी के साथ शेयर नहीं हुआ तो हमें याद दिला देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, तो इतना पार्ट निकाल दिया, माइनस के साथ इसकी भी वैल्यू निकाल दी मैंने। अब दोनों तरफ ना 1 ऐड कर दो, 1 माइनस मॉड एक्स माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0 प्लस 1। इनइक्वालिटी में भी 1 दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, जैसे इक्वेशन में ऐड करते हैं वैसे इन इक्वेशन में भी ऐड कर सकते हैं। ये क्या कर लिया? ये y जनरेट कर लिया आपने, तो ये आ गया y लेस देन और इक्वल टू 1, और y की वैल्यू आते ही रेंज आ गई। आपने धीरे 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 रेंज निकाल डाली, रेंज रेडी हो गई। रेंज ऑफ द फंक्शन यह है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, क्लोज्ड 1। ये इंटरवल कैसे लिख दिया वो हमने याद कराया था, x लेस देन और इक्वल टू a को कहते हैं माइनस इन्फिनिटी टू a क्लोज्ड, इसे ये कहते हैं, तो उसे वो बोलेंगे। और कोई डाउट हो पूछो बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से आज अब आगे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। आगे अगला क्वेश्चन में देख रहा था ना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो और आप भी, आपको फिर थोड़ा धीरे धीरे इसको करते चलो, ज्यादा अच्छा है। एकदम फास्ट चलो फिर गिर पड़ो ठीक नहीं है। इतना वर्क आप डाइजेस्ट करना, इसको प्रैक्टिस